गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक हो। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस, राइट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में बेटा हमने डिस्कस किया था प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एंड हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस दैट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इन ऑफर फॉर सेल के सिचुएशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस का। नाउ सर ये होता क्या है, राइट। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरी हम डिस्कस करेंगे बट इससे पहले एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि हमें समझ आए कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली होता क्या है, राइट। है तो प्रोस्पेक्टस ही। अगेन इस पे सारे जो रूल्स हैं सेक्शन 25 सॉरी सेक्शन 26 के, वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, राइट। बस इसकी एक सिचुएशन है, वो जरा ध्यान से सुन लेना प्लीज, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे। इधर देखो जरा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना। मान लो अगर एक कंपनी है, कोई भी एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। देयर इज अ कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये फंड रेज करना चाहती है, wants टू रेज फंड, ठीक है। फंड रेज इशू करना चाहती है। अब फंड रेज करने के लिए बेटा ये आईपीओ वगैरह लेके आना चाहती है, ठीक है। अब मान लेते हैं दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये हमारे पास ड्यूरेशन है 1 ईयर का। और ये कंपनी फंड्स जो इकट्ठा करना चाहती है वो एक साथ नहीं, धीरे धीरे करना चाहती है। मान लो उसको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। पहले ये 200 करोड़ डिमांड करना चाहती है पब्लिक से, फिर 300 करोड़, ठीक है, फिर 400 करोड़। कितने हो गए? और रेस्ट जो बच गया वो 100 करोड़, ठीक है। यानी कि सर ये साल में इतने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स एक तरीके से इशू लेकर आना चाहती है। दिस इज एनी, इट मे बी एनी इशू। ये कोई सा भी इशू हो सकता है, जैसे कि आपने पढ़ा था आईपीओ, एफपीओ, राइट, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सेट्रा, वट, ठीक है। तो सर ये कोई सा भी इशू लेकर आना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज आईपीओ एंड एफपीओ, को हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये 200 करोड़ का इशू लेके आएगी कंपनी, तो क्या इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, क्या इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, ठीक है। जब ये 300 करोड़ का इशू लेकर आएगी, क्या इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? बोलिए प्लीज। पार्टिसिपेट सभी बच्चे करेंगे बेटा। क्या जब ये 400 करोड़ का इशू लेकर आएगी, तो क्या इसको फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? जब ये 100 करोड़ का इशू लेकर आएगी, क्या इसको फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? सो पॉइंट आपने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रोस्पेक्टस को लेके, तो आपने यही पढ़ा है बेटा, जब जब आप कोई आईपीओ लेकर आएगी, जब भी कोई कंपनी कोई आईपीओ कोई एफपीओ लेकर आएगी बेटा, पब्लिक इशू लेकर आएगी, तो उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है दैट इज प्रोस्पेक्टस। पढ़ा हुआ है ना आपने सारी चीजें? हाँ भाई, जी। तो बेटा एक बात बताइए, जब जब नया नया इशू आएगा तो दैट मीन्स मतलब प्रोस्पेक्टस आएगा, मतलब उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा मतलब टाइम लगेगा, राइट, खर्चा आएगा, एवरीथिंग इज देयर। तो सर यहाँ पे कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 31, ठीक है। और ये जो कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें कुछ कंपनी एनी क्लास, ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को, जिनको जनरली सेबी डिफाइन करेगा कि कौन सी कंपनियां होंगी, उनको बेटा हम एक छूट दे देते हैं। छूट क्या देते हैं बेटा, जैसे मान लो आपने साल में 4 इशू लेकर आना चाहते हो, तो आपने फर्स्ट इशू में जो ड्राफ्ट किया प्रोस्पेक्टस,
ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आपने जब 200 करोड़ का इशू लेकर आए थे तो एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करा होगा, ठीक है। अब आपको फर्दर जितने मर्जी इशू ले आओ ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के दौरान एनी नंबर ऑफ इशू, एनी नंबर ऑफ इशू आप लेकर आ सकते हो। आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस। यानी कि यहाँ पर बेटा सेबी ने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को डिफाइन किया हुआ है। उन कंपनियों को अगर उन्होंने साल में एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया ठीक है, अब ये जो प्रोस्पेक्टस है ना ये वैलिड हो जाएगा बेटा 1 साल के लिए। और 1 साल तक आप जितने मर्जी इशू लेकर आ जाओ, कोई इशू नहीं है जी हमें। जितने मर्जी पब्लिक ऑफर ले आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कंपनीज को डिफाइन किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सर ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो जनरली क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई इशू लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और हर इशू में आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। बट सेक्शन 31 कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को, जिसको सेबी ने डिफाइन किया हुआ है बेटा, उन कंपनीज को एक छूट दे देता है। कहता है भैया आपने साल में एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब आपको वो प्रोस्पेक्टस जो आपने इशू करा हुआ है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। एक साल के लिए वैलिड होगा। अब 1 साल तक आपको जो भी इशू लेकर आना चाहते हो ला सकते हो। आपको कोई न्यू प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। और जो ये प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो, इस प्रोस्पेक्टस को सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बेटा ये समझ आया? पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इसका? हाँ जी बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज पार्टिसिपेट सारे बच्चे करेंगे यार। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी आप समझ जाओगे, आई नो दैट। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन ऑटोमेटिकली थ्योरी कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा आदिल सबर कर लिया करो थोड़ा बेटा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस किया करो, उसको समझा करो। डाउट के लिए मैंने बोला नहीं कि डाउट पेड़ से पूछो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, डाउट हमेशा पहले टॉपिक फिनिश कर लूं, उसके बाद पूछा करो। अच्छा सुनना, एक छोटा सा मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आंसर देना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में क्या डिफाइन करते हैं? प्रोस्पेक्टस में क्या डिफाइन करते हैं? कंपनी की जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे कि कंपनी का बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स उनके इन्फॉर्मेशन है, कि एवरी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। तो मुझे एक बात बताइए, जब अपने साल के स्टार्टिंग में एक प्रोस्पेक्टस इशू करा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लिखना मत अभी, सुन लो पहले। तो अपने स्टार्टिंग में जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा भाई, एक बात बताइएगा, उसमें आपने जो जानकारी दी होगी वो साल के एंड तक सेम हो गया, कुछ चेंजेस हुआ होगा इसमें? भाई ऐसे भी तो हो सकता है साल में कुछ चेंजेस आए हों। क्या इस ड्यूरेशन में कंपनी में चेंज नहीं आ सकते? कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बदल सकता है, कंपनी के बैलेंस शीट में चेंजेस आ सकते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स में चेंज आ सकते हैं, कंपनी का कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? मान लो आपने यहाँ पर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा, अब उसके बाद आप यहाँ इशू कर रहे हो, भैया इस दौरान तो कंपनी में बहुत सारे चेंज आ चुके हैं ना, पब्लिक को कैसे बताओगे आप? क्योंकि आप तो कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो। तो सेबी कहता है कि आपको प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करना, बट आप एक डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या जारी कर सकते हो बेटा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यानी कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ जो आपने सबसे पहले सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था, अगर कोई चेंज आते हैं तो उसके साथ आप एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भेज दीजिए। यानी कि इसमें जो भी चेंजेस आए होंगे वो सारे चेंजेस बेटा इसमें कोटेड होंगे, ठीक है। जितने भी चेंजेस होंगे बेटा, वो सारे के सारे चेंजेस आप किस में लिख दोगे? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में, क्योंकि सेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो लिखना पॉसिबल है नहीं, वो तो आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो। तो जो भी चेंजेस आएंगे उसको आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या कर दोगे बेटा? लिख दोगे। और ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का एक फॉर्म होता है, और ये फॉर्म नंबर होता है फॉर्म PAS 3। फॉर्म नंबर होता है ये
PAS3, वैसे बहुत सारे पास अपने फॉर्म पढ़े हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम PAS3 में हम जनरली बेटा वो इन्फॉर्मेशन जाती है जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो। अगर चेंज नहीं आया हुआ है, एज इट इज है, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में जानकारी है, फिर कोई जरूरत नहीं है सर। अगर कोई चेंज आता है तो यू हैव टू अटैच इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद सेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ आया बच्चों? यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को? अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये कौन सी कंपनियां हैं जिनको सेबी ने छूट दे रखी है? ये कौन सी कंपनियां जिनको सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने की इजाजत मिली हुई है? तो जनरली बेटा ये कंपनियां हैं हमारी, बैंकिंग कंपनीज हैं, PFIs हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और शेड्यूल बैंक्स हैं। ठीक है, जनरली बेटा बैंकिंग कंपनीज को ही छूट दे रखी है कि आप साल में एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, फिर आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। और ये जो डिफाइन किए हैं कंपनी बेटा, किसने करी है? सेबी ने, कंपनीज एक्ट ने नहीं करा है बेटा, सेबी ने डिफाइन की हुई है। PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और बैंकिंग कंपनीज, या और भी कोई कंपनी जो सेबी फ्यूचर में डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो इन कंपनियों को छूट मिली हुई है बेटा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनियां भी हैं बेटा, ठीक है ना, तो इनको छूट मिली हुई है कि आप शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। सीधी सी बात है। सॉरी, PS2 है, टू टू, ये PS2 है बेटा, गलती से 3 हो गया। फॉर्म PAS2, ठीक है। एक्चुअली 3 तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का है ना। चलिए, थैंक गॉड कि याद आ गया। चलो, समझ आया बेटा आपको? हाँ जी बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए कॉपी कीजिए इसको। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस in respect of which the securities or class of securities included therein is issued for subscription in one or more issue over a certain period without the issue of a further prospectus. फर्दर प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर बेटा एक बेसिक सा मीनिंग है, जो कि आपने अभी डिस्कस किया। कहते हैं भैया सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस ही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज या फिर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे हैं बेटा फॉर सब्सक्रिप्शन, एक वन और मोर इशू, एक से ज्यादा इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इस सर्टेन पीरियड में आपने कितना लिखा बेटा? 1 साल। यानी कि आप किसी सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ रहे हैं, ये क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ रहे हैं एक या एक से ज्यादा बार फॉर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि 1 साल के लिए, विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। आपको दोबारा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो सर उसी को हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। क्या कॉन्सेप्ट में ये लिखा था कि कोई भी पर्सन एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है बेटा, किसी भी सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए एक बार या उससे ज्यादा, फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, उसको कोई दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है कभी भी कोई भी इशू लेकर आने के लिए। तो सर उस प्रोस्पेक्टस को हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। यही पढ़ा था बेटा हमने कॉन्सेप्ट में। चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। तो इन रूल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा एक, कंपनीज
specified by SEBI. File shelf prospectus to ROC, which shall be valid for 1 year. जो वैलिड होगा बेटा 1 साल के लिए. ओके, कहते हैं एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, एनी क्लास और classes of companies as the SEBI may provide by regulation in this behalf. क्या मैं आपको बता चुका हूँ वो कौन सी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी है अभी तक जो सेबी ने प्रोस्क्राइब करी है बेटा फॉर इशूइंग द सेल प्रोस्पेक्टस? हमें लल्लू लाल्स may file a shelf prospectus, may file a self prospectus with ROC, with ROC. ठीक है, with ROC at the stage, as the stage of the first offer, as the state of first offer, first offer of securities included therein. ठीक है, which shall indicate a period not exceeding 1 year, 1 year as the period of validity of such prospectus. इसके आगे लिखेंगे which shall commence from the date of opening of the first offer of securities under that prospectus. बेटा मेरे साथ के साथ लिखिएगा, ठीक है? Thereafter, in respect of a second or subsequent offer of such security
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी of that prospectus, no further prospectus is required to issue. चलिए कॉपी कीजिए बेटा इसको फटाफट से। अच्छा ये कॉपी कर लिया था आप लोगों ने? पहले इसको कॉपी करिए फटाफट से और फिर इसको। तो देखो सारे के सारे कह रहा है कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेबी। भाई साहब जो कंपनियां सेबी ने स्पेसिफाइड किए हैं और जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी उनको सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना आरओसी के पास, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। कोई मुझे बताएगा आरओसी के पास क्यों फाइल करना पड़ रहा है? Why companies need to file this prospectus with ROC? Anyone? हाँ जी बेटा कोई बताएगा? क्यों हमें ये प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास इशू करना पड़ रहा है? Anyone? Yes, very good. Sir, for the purpose of registration of the document. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए एक बात याद रखना, आरओसी के पास जनरली जो भी डॉक्यूमेंट जाता है उसका मेन पर्पस होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। अबे लल्लू पहले भी तो जब अपने प्रोस्पेक्टस का मतलब पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टस सेबी के पास जाएगा, सेबी उसको चेंजेस मॉडिफाई करेगा, फिर वापस से कंपनी के पास आएगा और कंपनी फिर उसको रजिस्टर करवाएगी आरओसी से। कुछ याद रखते हो तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई करते हो घर पे? नहीं करते हो? व्यर्थ है सब कुछ तुम्हें पढ़ाना। देखो उधर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कहता है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है, यानी कि सर अभी आपने क्लासेस ऑफ कंपनीज में किस किस को लिखवाया था? सर बैंक्स को लिखवाया था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फिर एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, या अदर एक्सेट्रा जो भी कंपनी बेटा सेबी ने डिफाइन की हुई हो। दीज आर सम एग्जांपल जो सेबी ने डिफाइन की हुई है। एज द सेबी में बी प्रोवाइडेड रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सेबी तो कहते हैं मे फाइल, वो फाइल करेंगी प्रोस्पेक्टस को। मे का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है फाइल करना। जब आप जरूरी नहीं है इसका मतलब नहीं, अगर शेल लिखा होता तो इट्स कंपलसरी टू, राइट? बट यहाँ पर सेल्फ प्रोस्पेक्टस को जब आप ड्राफ्ट करोगे तभी तो फाइल करोगे। हर कंपनी को जरूरी नहीं है फाइल करना, जब आप बनाओगे तभी फाइल करोगे भाई साहब विद आरओसी। ठीक है, एट ए स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज therein included, ठीक है, which shall be indicate a period not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus। यानी कि देखो इधर देखो सारे के सारे, मान लो मेरा जो ये साल है, फर्स्ट मान लो 1 जनवरी को हमारा साल स्टार्ट हो गया और डेफिनेटली 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। हम एक सिंपल डेट ले रहे हैं सो दैट की क्लैरिटी हमें ज्यादा रहे। 2 मिनट इधर देखो सारे के सारे प्लीज। मान लो आप पहला इशू लेकर आए 1 जनवरी को ही, साल के नए दिन आपने 1 जनवरी को प्रोस्पेक्टस इशू किया। कौन सा प्रोस्पेक्टस? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑफर आया 1 जनवरी को, दिस इज फर्स्ट ऑफर, पहली तारीख को आया बेटा ये। ठीक है, और आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल कर दिया आरओसी के पास फॉर रजिस्ट्रेशन। किसके लिए बेटा? रजिस्ट्रेशन के लिए। नाउ अब ये जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है ना, ये वैलिड होगा 1 साल के लिए। कितने साल के लिए वैलिड होगा? 1 साल के लिए। और इसका जो फर्स्ट डे काउंट होगा वो कहां से होगा? फ्रॉम द फर्स्ट ऑफर। तो फर्स्ट ऑफर से लेकर 1 साल कहां पे खत्म होगा? 31 दिसंबर तक। तो दिस इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आई यू गेटिंग? मैं यही कह रहा देखो, एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन, जो भी सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो बेटा फर्स्ट ऑफर में, विच मे बी इंडिकेट, जो इंडिकेट करेगा अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोडक्ट। तो यानी कि इसका जो वैलिडिटी पीरियड होगा बेटा वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा? जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम इसको इशू करा था, रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी के पास भेजा था, फर्स्ट इशू वाले दिन। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिचुएशन। उसके बाद देखिए कहता है विच शैल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग
ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर द प्रोस्पेक्टस। वही बात बोल रहा है बेटा, यानी कि बेटा इसकी जो वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, कमेंस हो जाएगी, वो कहाँ से होगी बेटा, जिस दिन बेटा फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए आपने इसको ओपन किया था। देयर आफ्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर, यानी कि जो उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी इश्यूज आएंगे बेटा ऑफ सच सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, यानी कि 1 साल, हाँ जी, दैट प्रोस्पेक्टस, आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कोटेड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। क्या कहता है, दोबारा सुनिए। कहता है भैया आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो कंपनियां जो सेबी ने डिफाइन करी हुई हैं, ठीक है, तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे। कब भेजेंगे सर, जब वो पहला इशू लेकर आएंगे साल में, और वहां से हमारा 1 साल का वैलिडिटी पीरियड कमेंस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान अगर आप कोई और इशू भी लेकर आ रहे हो, सेकंड एंड थर्ड इशू लेकर आ रहे हो, फोर्थ इशू लेकर आ रहे हो, इस वैलिडिटी के दौरान आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है सर, समझे। क्लियर हुआ बेटा सभी को, एवरीवन। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 समझ आ गया, बोलो फटाफट से। इधर देखो एक छोटा सा चार्ट देखते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहाँ पे। मान लो दिस इज अ चार्ट, स्टार्टिंग पीरियड हमारा ये है। मान लो हमारा फर्स्ट ऑफर आया 1 जनवरी 2022। हमारा पहला ऑफर आया 1 जनवरी 2022, और ये कंपनी थी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जो सिक्योरिटी इशू कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर कंपनी ने क्या बना लिया होगा, एसपी, शेल प्रोस्पेक्टस, और इसको आरओसी से रजिस्टर करवा लिया होगा। रजिस्टर्ड विद आरओसी, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा प्लीज, ठीक है, ओके। अब इसके बाद कंपनी एक इशू और लेकर आई 2 अगस्त को, कंपनी एक और इशू लेकर आई 3 सितंबर को, कंपनी एक और इशू लेकर आई 15 दिसंबर को, कंपनी एक और इशू लेके आई 1 जनवरी को, कंपनी एक और इशू लेके आई 4 जनवरी को, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दिस इज सेकेंड अगस्त, 3 सितंबर, 25th, सॉरी 15 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 4 जनवरी। मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी को कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? कंपनी, क्वेश्चन मेरा क्या है, इज कंपनी नीड टू इशू एनी न्यू प्रोस्पेक्टस इन दिस बिहाफ? बोलो फटाफट से। यस सर, यस सर, नो नीड, नो नीड। ओके, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप इसका वैलिडिटी पीरियड निकालोगे ना, तो इसका वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, 31 दिसंबर 2022। 1 साल के लिए तो वैलिड है, हाँ जी, 1 साल के लिए वैलिड है ना यहाँ। यानी कि यहाँ पे आपको नो प्रोस्पेक्टस, कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है बेटा, ये वाली लाइन जो आपने पढ़ी ना यहाँ पर अभी, ये कह रहा है ये, कि जब आप सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इशू लेकर आओगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडेशन, आपको कोई दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। बट बेटा जो 1 जनवरी को आप लेके आओगे, तो क्या ये वैलिडिटी खत्म हो चुकी है इसकी? यहाँ पर आपको क्या इशू करना पड़ेगा, इशू स्पेशल शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर से आरओसी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसका पीरियड 1 साल का ड्यूरेशन चलेगा, समझे। तो यानी कि सर 1 जनवरी को उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, तो अब आप उसी सेल्फ प्रोस्पेक्टस में नया इशू लेकर नहीं आ सकते हो। कब तक लेकर आ सकते हो, जब तक उसकी वैलिडिटी पीरियड है, समझे। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। चलो बना लो इस चार्ट को।
देखो जी, आप जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। सिचुएशन क्या है? सेक्शन सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 आपने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। कहते हैं फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको क्या फाइल करना है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किसको? आरओसी को, राइट? फॉर द सब्सिक्वेंट इशू। किसके लिए बेटा? सब्सिक्वेंट इशू के लिए, विद इन 1 ईयर। अच्छा, कब करना पड़ता था? या जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का बेस पॉइंट कराया था कि हमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्यों फाइल करना है बेटा, उसका लॉजिक क्या है। हाँ जी, उसका लॉजिक क्या था बेटा? कि सर, ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर अगर कोई परिवर्तन होता है कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के किसी इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन चेंज होती है, तो क्या वो मटेरियल इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में देते थे? बोलो यार। देखो फिर, कहता अ कंपनी जो शेल प्रोस्पेक्टस फाइल करी हुई है या सेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर रही है, शेल रिक्वायर्ड, उसे जरूरत है फाइल करने की क्या? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या फाइल करने की जरूरत है बेटा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कौन से फॉर्म में? PAS2 में। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म है बच्चे, वो PS2 है, जो कंटेन करता है ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू। बेटा मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है? मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है? पहला, कोई भी न्यू चेंज जो क्रिएट हुआ है, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई परिवर्तन आया है, या फिर सच अदर चेंज एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। सुनिएगा ध्यान से। कोई भी कंपनी जो शेल प्रोस्पेक्टस जारी कर रही है, उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है बेटा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्यों फाइल करना है? अगर कोई नया चेंज आया है, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुई है, या कोई भी चेंज आया है, और कोई भी चेंज आपको स्पेसिफाई करना है जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। किसके पास फाइल करना पड़ेगा इसको? आरओसी। विद इन मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अंदर बेटा? 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करना है। 1 महीने कैसे बेटा? प्रायर द इश्यू ऑफ सेकंड ऑफर एंड सब्सिक्वेंट ऑफर। यानी कि देखो, मान लो मैं 30 तारीख को, 30 जुलाई, 30 जुलाई को सेकंड इशू लेकर आना चाहता हूँ। सेकंड या थर्ड या फोर्थ, या यू कैन से सब्सिक्वेंट एक्सेट्रा, ठीक है? तो इससे विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम विद इन 1 मंथ, आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है बेटा। किसको? आरओसी को। अगर कोई चेंजेस हुए हैं, समझे? यानी कि आरओसी को कब फाइल करना है बेटा? प्रायर सेकंड इशू लाने से पहले। वो भी कितने टाइम के अंदर? मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल कर देना है। क्या बेटा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अगर कोई भी कंपनी में चेंजेस हुए हैं तो, समझे? सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 क्लियर हुआ बच्चों? बोलिए प्लीज, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 क्लियर हुआ? अभी आगे पढ़ना हमें। ओके, अब इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। कहता है प्रोवाइडर दैट वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन, यानी कि कंपनी के बिहाफ में मर्चेंट बैंकर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये जो एनी अदर पर्सन लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मर्चेंट बैंकर, लीड रनर, व्हाटएवर, हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन, इन्होंने रिसीव करी थी एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन along with advance payment for subscription before the making of such change। यानी कि देखो, हमने आरओसी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल नहीं किया। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। ये प्रोविजो क्या कहता है सुनना। जनरली सबसेक्शन 2 हमारा क्या कहता था? आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है कोई भी नया ऑफर लाने से 1 महीने पहले पहले, मैक्सिमम 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। बट मान लो आपने ये इन्फॉर्मेशन जो चेंज हुई है, इससे पहले कोई पेमेंट रिसीव कर लिया। पेमेंट मैंने आज रिसीव करा, राइट? इन्फॉर्मेशन चेंज से पहले, ठीक है? ये मैंने चेंज आरओसी को नहीं बताया था, बट मैंने सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा रिसीव कर लिया। अब क्या करूं सर? तो सुनना, तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजो कहता है कि वो कंपनी या सच पर्सन शेल इंटीमेट द चेंज टू सच एप्लीकेंट। उस एप्लीकेंट को उस चेंज के बारे में बताएंगे, ठीक है? यानी कि चेंज होने से पहले ही मैंने कोई एप्लीकेशन पैसा रिसीव कर लिया है, कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो उस केस में बेटा वो कंपनी और वो पर्सन, मर्चेंट बैंक और वट, उस एप्लीकेंट से जिससे पैसा रिसीव किया था, उसको चेंज के बारे में बताएंगे। अगर वो व्यक्ति चाहता है
कि उसको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। जिस व्यक्ति ने आपको एप्लीकेशन दिया है बेटा, वो व्यक्ति चाहता है कि उसको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है, तो कंपनी और सच पर्सन बेटा उसको उसका पैसा रिफंड करेंगे बेटा, सारा पैसा रिफंड करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन उसने डिमांड रखी है विड्रॉल की, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर उसको सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। यानी कि सुनो, दोबारा एक समाप्त करवाता हूँ। सर चेंज अभी मैंने आरओसी को इंटीमेट नहीं करा है, यानी कि PS2 फाइल नहीं करा है, उससे पहले ही मैंने किसी एप्लीकेंट से पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, अब मैं चेंज मैंने बताया नहीं है, रिसीव कर लिया, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जिस जिस एप्लीकेंट से मैंने पैसा रिसीव करा है उनको चेंज के बारे में इंटीमेट करूंगा। अब उन व्यक्तियों को जो उनको इंटीमेट करा है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लेना, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उनको उनका पैसा वापस करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर। ये कहता है बेटा हमारा सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो। समझ आया? क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। प्रोविजो दोबारा समझा रहा हूँ, देखो। मान लो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ RHP, सॉरी RHP कह रहा हूँ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस की ड्यूरेशन है, यानी कि 1 साल। ठीक है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना था। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना था टू ROC। ठीक है, यानी कि इस डेट पे। बट आपने इस वाली डेट पे कुछ एप्लीकेंट से, यानी कि ऑफर इशू कर दिया, एप्लीकेंट से आपने कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया, यानी कि कुछ एप्लीकेशन रिसीव करी, और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, अब क्या करें? क्या आपसे बोलें कि भैया पैसा सारा का सारा वापस करो? आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको बाद में फाइल करना, बाद में किया आपने फाइल, बट उस चेंज से पहले ही आपने कुछ पैसा, कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव कर लिया किसी व्यक्ति से। तो अब सर ये प्रोविजो कहता है, कोई बात नहीं, अब इन एप्लीकेंट्स को ना कंपनी इंटीमेट करे उस चेंज के बारे में। कोई बात नहीं, बाद में बता दो। इंटीमेट करे उन उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो चेंजेस हुए थे कंपनी में। सेल प्रोस्पेक्टस तो पढ़ा ही होगा इन्होंने, है ना? सेल प्रोस्पेक्टस तो पढ़ा ही होगा, उसके आधार पे शेयर ले लिए होंगे। बट पॉइंट इज दैट सर कोई चेंज आ गया, अब उस चेंज के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना था ROC को, बट उससे पहले ही हमने इनसे एप्लीकेशन रिसीव कर ली है, राइट? तो कंपनी जेट कहता है कोई टेंशन नहीं, आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। आप एक काम करो, जिन जिन एप्लीकेंट्स आपने पैसा रिसीव करा है उनको उस चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है सर। अब इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही एप्लीकेंट्स ने बोला कि भैया, या तो वो बेटा बोले कोई दिक्कत नहीं सर, नो इशू, कंटिन्यू विद दिस, या तो वो बोल सकते हैं भैया हमें अपना जो एप्लीकेशन है हम विड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। तो जब अपनी एप्लीकेशन आप विड्रॉ करना चाहोगे, तो वो जो कंपनी है एप्लीकेंट को सारा का सारा पैसा रिफंड करेगी। कंपनी क्या करेगी बेटा, सारा का सारा पैसा रिफंड करेगी, ऑल मनीज 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आपका सारा पैसा वो क्या करेगी बेटा, रिफंड करेगी। ये कह रहा है बेटा प्रोविजो हमारा। समझ गए? चलिए, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है बेटा, इसको नोट करिए फटाफट से। दिस इज द लास्ट ऑफ दिस सेक्शन। क्या कहता है सुनिएगा, सुन लो। छोटा सा एग्जांपल, एक चार्ट बताता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। आपने जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया ना अभी आपने, अलोंग विद
शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब जब आप इशू लेकर आएंगे एज पर सेक्शन 35, मतलब अंडर सेक्शन 35, सॉरी 31, ठीक है, सो आप वहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को इशू करते हैं किसी सेल प्रोस्पेक्टस के साथ, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, ये दोनों ही बेटा, इन दोनों ही को बेटा लॉ डीम टू बी प्रोस्पेक्टस, इसको प्रोस्पेक्टस मान लेगा। प्रोस्पेक्टस मानने का मतलब इसके ऊपर सेक्शन 26 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि हम इसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। देखो क्या कह रहा है, वेयर एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड every time on offer of securities made under subsection 2, obvious सी बात है, such information memorandum together with self prospectus shall deem to be prospectus, यानी कि उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को along with सेल्फ प्रोस्पेक्टस को, दोनों ही को हम प्रोस्पेक्टस अज्यूम कर लेंगे। और प्रोस्पेक्टस अज्यूम करने का मतलब सेक्शन 26 के कंटेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए, सेक्शन 447 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, सेक्शन 34 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, सेक्शन 35 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। मतलब अगर आपने इसमें कोई भी गड़बड़ी करी है मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन में या सेल प्रोस्पेक्टस में, कोई भी गड़बड़ी करी है बेटा, तो जो पेनल्टी प्रोस्पेक्टस के लिए थे सेक्शन 447 में, सेक्शन 34 में, सेक्शन 35 में, वो एज इट इज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि आप कोई भी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में करोगे तो डीम टू बी, जितने भी प्रोविजन प्रोस्पेक्टस के केस में एप्लीकेबल होते हैं वो इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई थिंक बेटा समझ आ गया होगा सबसेक्शन 3। चलो कॉपी कर लो इसको, चार्ट बना लीजिएगा। बोलो नलाइको, समझ आ रहा तुम्हारे कुछ? ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना बिल्कुल ध्यान से। मान लो कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है, wants to issue its shares to public। तो अगर आप पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो तो इसको बेटा हम पब्लिक ऑफर बोलेंगे, जिसको हम आईपीओ बोल सकते हैं या एफपीओ बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जनरली क्या है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये होता है कि भैया इस शेयर का प्राइस क्या रखा और कितनी क्वांटिटी शेयर्स की हम मार्केट में इशू करें। अब सुनना, कंपनी के सर पे बेटा एक ऑब्लिगेशन है जो सेबी ने लगा रखा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको लेकर आना है, और वो भी ज्यादा क्या, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि कम से कम 90% शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। इतना तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है सर, मान लो मैं शेयर इशू कर देता हूँ और कुछ भी प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, प्राइस कुछ भी लिख दिया, कुछ भी शेयर इशू कर दिए। ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान लो मैंने मार्केट में शेयर इशू करे 100 करोड़ की वैल्यू के, जिसमें मान लो मैंने प्राइस रख दिया 150 रुपये पर शेयर, यानी कि टोटल इशू साइज मेरा 100 करोड़ का था और जिसमें मैंने शेयर प्राइस रख दिया 150 रुपये। अब जैसी मार्केट में मेरे शेयर गए, पब्लिक ने बोला भैया 150 रुपये की तो वैल्यू की औकात नहीं है आपकी शेयर की, हम नहीं दे रहे। तो भाई आपने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ करा, फिर एंड में आपका आईपीओ फेल हो गया जस्ट बिकॉज कि आपको 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो क्या कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया? क्योंकि आईपीओ लाने में बेटा बड़ी मेहनत भी लगती है, प्लस प्रोफेशनल फीस लगती है, मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ता है, दुनिया भर के काम है। तो देर इज अ प्रॉब्लम और नॉट? प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? हाँ भाई, लल्लू लाल,
कहना क्या चाह रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है? कंपनी इशू लेकर आना चाह रही है, अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही है पब्लिक को, 100 करोड़ का इशू लेके आना चाहती है, लेट अस अज्यूम, और 150 रुपये प्राइस रख रही है। भाई इसकी क्या गारंटी है लोग हमारे शेयर खरीदेंगे 150 रुपये में? अगर लोगों ने खरीदे नहीं तो सेबी का एक ऑब्लिगेशन हमारे सर पे बैठा हुआ है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके आना, नहीं ला पाए तो सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड अगर टाइम के अंदर नहीं करा फिर इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड करो। क्या भाई साहब बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन सर पे डाल रखा है सेबी ने। बोलो, अगर रिफंड करा, आईपीओ फेल हो गया तो सर पैसे का भी नुकसान, दुनिया भर का लॉस हो गया। तो क्यों ना एक ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिस टेक्निक में लोगों से पूछ लिया जाए, बेटा कौन से प्राइस में हमारे शेयर लोगे आप और कितने शेयर लोगे। क्या ये मैं लोगों से पूछ सकता हूँ डायरेक्टली? और एक बार अगर लोगों से मैंने पहले पूछ लिया कि आप मेरे किस प्राइस में मेरे शेयर खरीदोगे और कितने शेयर खरीदोगे, तो क्या मुझे शेयर का प्राइस भी का भी आइडिया हो जाएगा? क्या मुझे शेयर की क्वांटिटी का भी आइडिया हो जाएगा? क्या मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे? फ्लॉप फ्लॉप के चांसेस कम हो जाएंगे? अरे बोल लो यार। देखो पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा, ऑल्ट क्यू, क्लास ओवर, आराम से घर में बैठे रहना। फिर पार्टिसिपेट कर लो, नहीं मैं क्लास बंद कर देता हूँ, बढ़िया तुम अपने घर में बैठो, अपने घर में बैठता हूँ, पता लग जाएगा ना। तो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा, सेक्शन 32 कंपनीज एक्ट में, और एक नया प्रोस्पेक्टस अनाउंस कर दिया, RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक नाम दिया इसको, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP। कंपनीज एक्ट सेक्शन 32 कहता है, अगर कोई कंपनी, ध्यान से सुनना नलायको, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, अगर कोई कंपनी इशू लेकर आ रही है बुक बिल्डिंग मेथड से, अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है बुक बिल्डिंग मेथड से, तो बुक बिल्डिंग मेथड में वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है जिसका नाम है RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यानी कि बुक बिल्डिंग बेटा एक मेथड है, अभी समझाऊंगा इसके बारे में काफी डिटेल में, डोंट वरी। एक मेथड है आईपीओ और एफपीओ लाने का। आईपीओ और एफपीओ यानी कि पब्लिक इशू का एक मेथड है बुक बिल्डिंग। अगर इस बुक बिल्डिंग मेथड से आप शेयर इशू कर रहे हैं तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं एज पर सेक्शन 32, जिस प्रोस्पेक्टस में आप आम जनता से पूछोगे कि भैया बताइए आप हमारे शेयर कितने में खरीदोगे और कितने शेयर खरीदोगे। यानी कि सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी जानकारी होगी, आप कंपनी के बारे में सब कुछ बताओगे, दो चीजें नहीं बताओगे, एक आप शेयर कितने प्राइस में इशू करने वाले हो, दूसरा कितने शेयर इशू करने वाले हो। ना तो शेयर की क्वांटिटी बताओगे, ना तो शेयर का प्राइस बताओगे। तो सर यहाँ पर जनरली जो ये डॉक्यूमेंट आप इशू करने वाले हो ना भैया, ये डॉक्यूमेंट RHP के नाम से जाना जाता है, और ये हमेशा प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होता है। और जैसे ही हमें इससे जानकारी मिलेगी कि लोग हमारे कितने शेयर किस प्राइस पे लेना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए आगे के लिए कन्वीनियंस हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, सेक्शन 32, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड समझाऊंगा सबसे पहले तो आपको, फिर हम समझेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। पहले मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। बट हाँ, मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा बेटा, आज नहीं करा पाऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नोट जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है? सो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।